सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी एक गरीब परिवार की है। परिवार के मुखिया हंसराम एक प्राइवेट बैंक में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी संतोषी लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। पति और पत्नी जितना मिलकर कमाते थे उससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता था। हंसराम की 2 बेटियां थी और दोनों बड़ी ही सुंदर थी। बड़ी बेटी रीना ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। वह हर साल स्कूल में टॉप आती थी और वह पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाती थी। और छोटी बेटी सीमा 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन की बात है, संतोषी अपने पति हंसराम से कहती है, अजी सुनते हैं अपनी बड़ी बिटिया शादी की लायक हो गई है, अब उसके लिए लड़का ढूंढना चालू कर दीजिए। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ उसके लिए। उनके पास बहुत सारे रिश्ते होते हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी अपनी बिटिया की शादी तय हो जाएगी। फिर अगले दिन हंसराम पंडित जी के घर गए। हंसराम को देखते ही पंडित जी बोल पड़े, और बताओ हंसराम, इधर कैसे आना हुआ? नमस्कार पंडित जी, आपने तो मेरी बड़ी बिटिया को देखा ही है। मैं सोच रहा था कि उसकी किसी अच्छे घर में शादी कर दूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए मुझे। देखो हंसराम, रिश्ते तो एक से बढ़कर एक है मेरे पास। तुम्हें कैसे लड़के चाहिए यह बताओ, और लड़के वालों को कितना दे सकते हो यह भी बताओ। आप तो मेरी हैसियत जानते ही हैं, आपसे कुछ छिपा तो है नहीं। हम सब मिलाकर शादी में सिर्फ 50,000 रुपया खर्च कर सकते हैं। देखो हंसराम, आजकल तुम्हें तो पता है ही कि लड़के वाले कितना दहेज मांगते हैं। ऊपर से एसी, फ्रिज, टीवी, बेड, सोफा सेट, घर के बर्तन, कुल मिलाकर तुम्हें कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा करना ही पड़ेगा। उससे कम का रिश्ता नहीं है मेरे पास। तो क्या मेरी बेटी के रूप, गुण और पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है? हंसराम, आजकल पहले दहेज देखा जाता है, उसके बाद ये सब देखा जाता है। वैसे तो 50,000 के बजट में कोई रिश्ता नहीं आएगा, फिर भी यदि आता है तो जरूर बताऊंगा। उसके बाद हंसराम वहाँ से उदास होकर अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। उसके बाद संतोषी भगवान के फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे ईश्वर, अब हम गरीबों को आप ही सहारा है। क्या हम गरीब है तो हमारी बिटिया को शादी नहीं होगी? अब कहाँ से लाएंगे हम इतना दहेज? क्या हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी? क्या गरीब के घर बेटी होना गुनाह है? मदद करो प्रभु, कुछ मदद करो। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, उमा जो कि संतोषी के घर के पास ही रहती थी, वह संतोषी के घर आई और बोली, देखो अम्मा, मेरी नजर में हरीश नाम का एक लड़का है। एक नामी कंपनी में नौकरी करता है और उसके घर में एक बड़ी बहन और माँ बाप है। वे लोग बहुत नेक हैं और उन्हें दहेज नहीं चाहिए। वे बस लड़की देखेंगे और हमारी रीना को देखकर ही हाँ कर देंगे। संतोषी ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद बोली, तुम उन्हें कैसे जानती हो? वे लोग मेरी बहन के घर के पास ही रहते हैं और उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। मैं भी 1-2 बार उन लोगों से मिली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उन लोगों से रीना की शादी के लिए बात कर लो। ठीक है, मैं पता करके आपको कल सुबह तक बताती हूँ। उसके बाद उमा अपने घर चली गई। अगली सुबह उमा दौड़कर संतोषी के घर आई और बोली, अरे संतोषी अम्मा, जल्दी से मुंह मीठा करवाओ। वह लोग आने वाली 2 तारीख को रीना को देखने आ रहे हैं। क्या सच माँ? वो लोग सच में आ रहे हैं? हाँ सच में। और तुम देखना कैसे हमारी रीना को पसंद करके जाते हैं। रीना की तरफ उसने देखा और कहा, शहरी बाबू है, फूल से उड़ाकर उसे ले जाएंगे रीना को। यह सुनकर रीना शर्मा गई और सीधा अपने कमरे में आकर गई। उधर संतोषी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटी, मैं तेरा एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इतना सब कुछ मत करो, रीना मेरी अच्छी दोस्त है, बस आप उनके स्वागत की तैयारी कर लो। उसके बाद संतोषी और हंसराम तैयारियों में लग गए। आने वाले लोगों के लिए कपड़े, फल, मिठाई सबका ब्यौरा बना लिया। किसको क्या देना है और खाना पीना सब कुछ देखते ही देखते 2 तारीख भी आ गई। सब लोग आ गए। सबके आओ भगत में हंसराम ने कोई कमी नहीं रहने दी। चाय नाश्ता हुआ, बातें हुई। उसके बाद लड़के की माँ तारा ने कहा, बिटिया रानी को बुलाइए। उसके बाद हंसराम उठकर अंदर गए और रीना के साथ बाहर आए। बेटी, हमारे पास आके बैठो। इतना कहकर हरीश की माँ तारा ने रीना को अपने पास बिठा लिया और उससे सब पूछने लगी। हरीश उसे चुपचाप बीच बीच में देख लेता था और रीना भी उसे 1-2 बार नजर मिला लेती थी। सबको रीना पसंद आ गई। हरीश की माँ ने कहा,
हमें लड़की पसंद है, आप अभी पंडित जी को बुला लीजिए और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। और फिर अगले दिन हंसराम जी ने पंडित जी को बुलाकर 1 महीने बाद का एक अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। शादी का दिन तय हुआ और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। शादी का दिन भी आ गया। सब तैयारियों में जुटे हुए थे। अपनी हैसियत से बढ़कर हंसराम ने सारी तैयारियां की। जितनी जमा पूंजी थी वह सब उस शादी में लगा दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह रिश्ता हाथ से जाए और बारातियों के स्वागत सत्कार में कोई कमी आए। शाम को बारात धूमधाम से आई। सभी बाराती जमकर नाचे। शादी की सभी रस्में हुई और सभी ने नम आंखों से रीना की विदाई की। रीना अपनी आंखों में हजारों सपने लिए अपने पिया जी के घर आ गई। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और वह सेज पर बैठी सोच रही थी, मैं रोज सपने देखती थी कि कोई राजकुमार आएगा और मुझे घोड़े पर बैठाकर अपने साथ कहीं दूर ले जाएगा, और आज देखो मेरा सपना साकार हो रहा है। ननद और जेठानियां उसे छेड़ रही थी कि तब तक हरीश भी कमरे में आ गया और बोला, आप लोग क्यों मेरी बीवी को तंग कर रहे हो? वाह भैया, आप तो आते ही भाभी के गुलाम बन गए। कुछ देर मजाक करने के बाद वह सब बाहर निकल आए। हरीश ने रीना से कुछ देर बातें की और रीना से कहा, तुम्हें सबका ध्यान रखना है। मेरे माँ बाप को हमेशा अपने माँ बाप ही समझना और कभी शिकायत का मौका मत देना। जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अगली सुबह हुई। रीना जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर सीधा किचन में पहुंच गई। वहाँ पर उसकी सास पहले से ही मौजूद थी। उसकी सास ने कहा, इस घर की कुछ नियम और कानून है। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर किचन में आ जाना है। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरीके से अपने आंसू छुपाए और काम में लग गई। अगले दिन सास उसके कमरे में आई और बोली, दिखा तेरी माँ ने क्या क्या दिया है। माँ जी, आपको तो पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। जितना था वो सब कुछ मेरे माँ पापा ने शादी के लिए लगा दिया। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या दिखाऊं? क्या सच में तेरे पास कुछ भी नहीं है? हमने तो सोचा था कि दहेज नहीं दे रहे तो जरूर कुछ साथ में दिया होगा, लेकिन तुम लोग तो भिखारी निकले। मेरे बेटे ने तो तुमसे शादी इसलिए की कि वो नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस करेगा, लेकिन तुम लोग तो भिखारी निकले। अपनी सासू माँ का ऐसा रूप देखकर रीना के होश उड़ गए और वो एकटक उन्हें देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि ये सब दहेज के लोभी हैं। रीना की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। अगले ही पल सास ने कहा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? इस घर में रहना है तो सारे काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपने माँ के घर जाओ। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे यही रहने दीजिए। ठीक है, जो जेवर पहने हो वो निकाल के दो। रीना ने अपने जेवर निकालकर उन्हें दे दिए। रात में वह सारा काम खत्म करके जैसे ही कमरे में गई, उसकी सास ने आवाज दी, रीना आओ मेरे पैर दबाओ। रीना आ गई और उनके पैर दबाने लगी। माँ जी, हरीश जी नहीं आएंगे क्या? नहीं। क्यों? इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। अगली सुबह रीना ने देखा कि हरीश आया है। वह जाकर उसके गले लग गई और पूछा, आप रात भर कहाँ थे? हरीश ने उसको झटके से पीछे किया और कहा, तुम कौन होती हो ऐसे पूछने वाली? इतना कहकर हरीश अपने कमरे में जा रहा था। रीना भी उसके पीछे गई। उसने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। कल तक तो आप सब बहुत अच्छे से थे, अब क्या हो गया? सब मुझसे ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप सबको तो पहले ही बताया गया था कि हमारी हैसियत नहीं है कुछ देने की। तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा था। जबान लड़ती है। हमने दहेज नहीं मांगा तो तुम लोग कुछ भी नहीं दोगे? अगर तुम लोग इतने ही भिख मंगे थे, अगर ये पता होता तो हम कभी शादी नहीं करते। भिख मंगे की औलाद। और हरीश ने रीना को एक थप्पड़ जड़ दिया और वहाँ से निकल गया। रीना की सासू माँ ने सारे नौकरों को निकाल दिया। खाना, कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। बात बात पर सबके ताने और इतना काम, और अगर कुछ बोलती थी तो उसके सास और उसके पति दोनों मिलकर रीना की पिटाई करते थे। रीना की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इतना सब कुछ सहने पर भी वे यह सोचकर चुप हो जाती थी कि अगर माँ बाप को यह सब पता चला तो वह लोग जीते जी मर जाएंगे और मेरी बहन से कौन शादी करेगा। वह अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। ऐसा करीब 1 साल तक चलता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो शादी सिर्फ दहेज के लिए करते हैं और उनकी मांग जब पूरी नहीं होती तो या तो वह बहुओं को मार देते हैं या फिर उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि वह खुद ही मर जाती हैं। ऐसे लोगों को तो सीधा फांसी हो जानी चाहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।